ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, सम्स वाले पेजेस। और ये हमारा जो क्वेश्चन है आज ये 19 का बी है, सुधीर प्रकाशन का। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 19 का बी है, राइट। अब इसमें डेट दी हुई है, मिस्टर महेश who is an American citizen and not a person of Indian origin came to India for the first time in 2015-16 on 1/4/2015। ये डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया दिया हुआ, मतलब इस दिन पे ये इंडिया में आया। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, मतलब इस दिन पे ये इंडिया से गया। 1/4/15 पे आया, 1/4/18 पे गया, 1/7/19 पे आया, 1/12/19 पे गया, 25/1/22 पे आया और 25/6/22 पे गया। What will be the residential status of Mr. Mahesh for the assessment year 22-23? ठीक है, assessment year 22-23 बोला है इन लोगों ने। अब अगर assessment year 22-23 होगा, assessment year 22-23 होगा तो previous year 21-22 होगा, राइट। assessment year 22-23। अब आपको जिस भी साल में ये क्वेश्चन पूछें, हमारा मेथड पूरा सेम ही रहने वाला है। ईयर चेंज होगा बट रूल्स सारे सेम ही रहने वाले हैं हमारे। सुनते रहो। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर महेश प्रीवियस ईयर असेसमेंट। ये मैंने लिखा है, ये पूरा ब्लैंक टेबल बना के रखा है। सीरियल नंबर, कंडीशन, स्टे इन इंडिया, इज द कंडीशन सेटिस्फाइड, यस और नो, पूरा ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। जो हमारे थियरी वाले पेजेस में रूल्स थे, क्वेश्चन 1 मतलब कंडीशन नंबर 1, was he present in India for 182 days or more during previous year? 2A, was he present in India for 60 days or more during previous year? फिर 2B, was he present in India for 365 days or more during 4 years preceding previous year? मतलब previous year को छोड़ के 4 PPY। 3A, was he a resident in India for at least 2 out of 10 years preceding previous year? 3B, was he present in India for 730 days or more during 7 years preceding previous year? During 7 years preceding previous year, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया कि कितने दिन एक्चुअली वो इंडिया में था, स्टे इन इंडिया। फिर यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया, इज द कंडीशन फुलफिल्ड और नॉट। ये ब्लैंक फॉर्मेट हो गया। अब मैं सारे वर्किंग नोट्स में सारे अलग अलग ईयर्स का मैं डेज काउंट करूंगा। लास्ट में मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूंगा कि फाइनली इसका स्टेटस मिस्टर महेश का है क्या। अब मैं वर्किंग नोट्स में जाके अलग अलग ईयर्स लिखूंगा कि कौन से ईयर में कितने कितने दिन ये इंडिया में था। अब ये जो डेट्स थी ये मैं लिख देता हूँ पहले। अराइवल इन इंडिया 1/4/15, डिपार्चर 1/4/18, तो 1/4/15 से 1/4/18। अब ये मैं लिखना शुरू करता हूँ। डेट ऑफ अराइवल, किस दिन इंडिया में आया। फिर डेट ऑफ डिपार्चर, किस दिन ये इंडिया से गया। तो सबसे पहले ये आया था 1/4/15 पे आया, और गया कब था, मेरे हिसाब से 1/4/18 है कि 19 है, वो देख लेते हैं ऊपर से। 1/4/15 से 1/4/18 क्वेश्चन देखते हैं। 1/4/15 से 1/4/18 ये पहला इसका डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर है। 1/4/15 से 1/4/18 इतने दिन ये इंडिया में था। 2 मिनट डन। अब ये 1/4/15 पे जब ये इंडिया में आया 1/4/15 पे, तो ये ईयर कौन सा हुआ, 1/4/15 वाला कौन सा ईयर हुआ। ये ईयर हुआ 2015-16, इस ईयर को बोलेंगे 2015-16। अब ये इंडिया में देखो 1/4/15 से 1/4/18 तक, मतलब लगभग 3 साल ये इंडिया में था, ठीक है। तो 2015-16 में कितने डे ये इंडिया में था, 2015-16 में ये सारे के सारे 365 डेज ये इंडिया में था। 2015-16 में पूरा साल ये इंडिया में था। 15-16 लीप ईयर था, 2016 हाँ लीप ईयर था, तो 366 डेज हो जाएंगे। फरवरी 2016 लीप ईयर था, हाँ डिवाइड बाय 4 होता है, मतलब लीप ईयर था। तो फरवरी में थे 29 डेज, तो 365 नहीं आएगा। ये कितने डेज इंडिया में था, 366 डेज इंडिया में था, तो नंबर ऑफ डेज इसका हो जाएगा 366। फिर इसके बाद आएगा ईयर, इसका कौन सा ईयर आएगा, 15-16 के बाद इसका ईयर आएगा 16-17। अब 16-17 में ये कितने दिन इंडिया में था, 16-17 में भी सारे के सारे दिन ये इंडिया में था।
मतलब 365 डेज। इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 16-17 के बाद आएगा अपना 17-18। तो 17-18 में ये कितने दिन इंडिया में था? सारे के सारे 365 डेज इंडिया में था। अब इसके बाद आएगा अपना 18-19। 18-19 इज इंटरेस्टिंग। जो 2018-19 है उसमें ये 14-18 पे चला गया। 14-18 पे ये चला गया, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक दिन 1 अप्रैल के दिन ये आदमी मिस्टर महेश इंडिया में था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्रैल 2017-18 में मैं लिखूंगा अप्रैल ऑफ 2018। अप्रैल ऑफ 2018 ये आदमी एक दिन इंडिया में था। अप्रैल में 2017-18 में ये एक दिन इंडिया में रह के फिर गया। नेक्स्ट टाइम ये कब आया इंडिया में? नेक्स्ट टाइम ये इंडिया में आया 17-19 से 112-19। 17-19 से 112-19 ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 17-19 से 112-19, 17-19 से 112-19 ये इंडिया में था। अब इसमें डेज अच्छे से काउंट करने पड़ेंगे। 17-19 मतलब ईयर कौन सा हुआ? 17-19 मतलब ईयर हुआ 1920। ये ईयर हुआ हमारा 1920। तो मैं यहाँ पे एक 1920 करके लिखूंगा यहाँ पे 1920। तो 1920 में ये इंडिया में आया 1920, राइट। कौन सी डेट पे आया ये? 17 मतलब जुलाई। तो ये जुलाई 2019 में आया। कब गया ये वापस? ये वापस गया दिसंबर 19 में। तो जुलाई 19, फिर अगस्त 2019, पहले जुलाई 19, फिर अगस्त 2019, जुलाई अगस्त सितंबर 19, फिर अक्टूबर 19, नवंबर 19, दिसंबर 19। दिसंबर 19 में ये चला गया। जुलाई में आया और दिसंबर में चला गया। जुलाई में फर्स्ट डेट पे आया। जुलाई में होते हैं बेटा 31 डेज। जुलाई में होते हैं 31 डेज। तो जुलाई में ये फर्स्ट डेट पे आ गया था आदमी। तो जुलाई में कितने दिन ये इंडिया में था? जुलाई के फर्स्ट डेट पे आ गया तो 31 के 31 डेज ये इंडिया में था। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। अगस्त में भी ये 31 डेज सारे के सारे इंडिया में था। सितंबर के सारे 30 दिन, अक्टूबर के सारे 31 डेज, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर में ये चला गया आदमी। दिसंबर में ये 1 दिसंबर पे चला गया। तो एक दिन दिसंबर का रह के फिर गया। इसको बोलते हैं बोथ डेज इंक्लूसिव। मतलब जिस दिन ये इंडिया में आया वो दिन भी हम स्टे इन इंडिया में काउंट करते हैं, और जिस दिन गया वो दिन भी हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि रह के गया, इंडिया में रह के फिर गया। तो इसको बोलते हैं बोथ डेज इंक्लूसिव। आया उस दिन भी इंडिया में था, गया उस दिन भी इंडिया में रह के गया। बोथ डेज आर इंक्लूडेड इन इंडिया। तो 1 जुलाई पे आया तो जुलाई के सारे 31 डेज, अगस्त के सारे 31 डेज, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर में एक दिन रह के फिर गया। फिर इसका मैं टोटल कर लूंगा, टोटल थोड़ी देर के बाद करूंगा। फिर ये वापस कब आया? ये आदमी वापस आया है 25 जनवरी 22 और गया 25/6/22। 25/1, 25/6, याद रखना 25/1, 25/6। अब ये 25/1 पे आया, 25/1 2022 पे आया और वापस कब गया? 25 जून पे गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25/6/22। एक बार मैं चेक करूंगा 25/1 से 25/6 तक सही लिखा है। 25/1 से 25/6 सही लिखा है। अब इसमें मैं डेज काउंट करूंगा कितने हो रहे हैं। 25/1 2022 पे आया। ये कौन सा साल हुआ? 25/1/22 मतलब ये ईयर हुआ 21-22। ये 21-22 में आया है, ठीक है। ये कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 22 मतलब 21-22। तो 21-22 में आदमी आया इंडिया में। मैं यहाँ पे लिखूंगा 21-22। 21-22 कब आया? जनवरी में। जनवरी 22 में आया। कौन सी डेट पे आया? 25 जनवरी पे आया। अभी आप अगर फिंगर्स पे काउंट करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा। 25 जनवरी पे आया तो जनवरी में कितने दिन इंडिया में था? प्लीज फिंगर्स पे काउंट करना। जनवरी में कितने दिन इंडिया में था? 25, 26, 27, फिर से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 7 दिन ये इंडिया में था। इसको काउंट करने का फिंगर्स के अलावा दूसरा भी तरीका है, बट आप ऐसे काउंट करोगे तो ज्यादा इजी। 25 डेट पे इंडिया में था,
25 जनवरी, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन ये इंडिया में था। तो जनवरी में 7 डेज ये आदमी इंडिया में था। इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। 31 में से ऊपर वाले 24 दिन हटा दो जो ये इंडिया में नहीं था। कौन सी डेट पे आया? 25 जनवरी पे आया, तो जनवरी में होते हैं 31 डेज। 31 डेज में से ऊपर वाले 24 दिन, पहले वाले 24 दिन ये इंडिया में नहीं था, तो बाकी कितने दिन इंडिया में था? 7 दिन था। ओके, जनवरी में आया, फिर आएगा फरवरी 22, फिर आएगा मार्च 22, फिर अप्रैल 22 आएगा, लेकिन उसमें ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 22 भी आएगा, लेकिन उसके अंदर हमारा ईयर चेंज हो जाएगा अप्रैल 22 में, सुनते रहना। इसके बाद ईयर आएगा 22, 23। वैसे ही हमारे ये वाला ईयर किसी काम का नहीं है क्योंकि ये असेसमेंट ईयर आ गया, पर फिर भी मैं कैलकुलेशन करके बता दूं। तो मार्च में यहाँ पे था, अप्रैल 22 में भी यहाँ पे था, मई 22 में यहाँ पे था, जून 22 में गया है, वो देखते हैं कौन सी डेट पे गया है। ठीक है, काउंट करते हैं। ओके, जनवरी 25 जनवरी पे आया और 25 जून 22 पे गया है। देखो मैं एक बार फिर से डेट्स दिखा देता हूँ। ये 25 जनवरी 22 पे आया और 25 जून 22 पे गया, तो इसमें क्या हुआ? बीच में एक ईयर चेंज हो गया, 31 मार्च पे ईयर चेंज हो गया। चलो, 25 जनवरी पे आया, तो जनवरी में कितने दिन था इंडिया में? 7 दिन इंडिया में था। फरवरी 22 लीप ईयर है? नहीं है, तो 28 डेज इंडिया में था। मार्च में 31 डेज इंडिया में था, अप्रैल के 30 दिन इंडिया में था, मई के 31 डेज इंडिया में था, जून में 25 डेट पे गया, मतलब 25 दिन रह के फिर गया, तो जून में कितने दिन था? आगे वाले 25 दिन इंडिया में था। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो 30 अप्रैल 22 और मई 22 और जून 22 है, ये किसी काम का नहीं है, पर फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब ईयर वाइज टोटल करेंगे। पहले साल का टोटल 366, मैं साइड में लिख देता हूँ 366। पहले साल का टोटल 366, दूसरे साल का टोटल 365, मैं साइड में लिख देता हूँ 365, तीसरे साल का टोटल 365। ठीक है, फिर ये जो 2017-18 है इसका टोटल 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल डेज। ठीक है, अब आगे इंटरेस्टिंग है, 31, 31, 30, 31, 30 और 1, इसका टोटल होता है ये रहा नीचे 154। इन सब का टोटल होता है 154, मतलब एक साल के अंदर, किसी भी साल के अंदर टोटल कितने डेज था, तो ये 154 आया। अब 7 और 28 और 31 ये रहा 66, 7 और 28 और 31 ये होता है 66। ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ 7, 28 एंड 31, ये 66 होता है। राइट, आगे इसके बाद ये वाला जो 22, 23 वाला ईयर है, इसका टोटल 30, 31, 25 ये होता है 86। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 86। बीच में कोई कोई साल मिसिंग है, 22, 23 राइट है, 21, 22 राइट है, बीच में एक साल लगभग मिसिंग है। ये देखो 19, 20 है, इसके बाद 20, 21 कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब 20, 21 में ये इंडिया में था ही नहीं। एक साल बीच में मिसिंग है, उसका ध्यान रखना। कौन सा साल मिसिंग है? 20, 21 ये वाला साल मिसिंग है, तो इस साल में इंडिया में था ही नहीं। तो कितने डेज हुए टोटल? 0 डेज हुए टोटल इस साल के। ठीक है, अभी देखते हैं सब ईयर्स लाइन वाइज है, ऊपर से देखते हैं। 15, 16, 16, 17, 17, 18, ये यहाँ पे मैंने शायद गलत लिखा है, ये 18, 19 होगा। 14, 18 पे जब ये गया था ना, ये मैंने गलत लिखा है, 14, 18 पे गया, तो ये ईयर कौन सा हुआ है? ये ईयर हुआ 18, 19। ओके, 15, 16, 16, 17, 17, 18, हाँ अब सही हो गया। 18, 19 एक दिन, 19, 20 अब सही हो गया। लाइन वाइज आ गया सारा ईयर। यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, अभी मैंने करेक्शन कर दिया। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। अब इन सब में से हमारा प्रीवियस ईयर ये वाला है 21, 22, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये हमारे काम का है PY, प्रीवियस ईयर। और ये जो 86 डेज है ना बेटा, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये हमारे काम का नहीं है। असेसमेंट ईयर के डेज कोई भी रूल्स में काम नहीं आते हैं। जो असेसमेंट ईयर होता है उसके डेज काम नहीं आते हैं, प्रीवियस ईयर के डेज काम आते हैं। प्रीवियस ईयर में कितने दिन था इंडिया में? 66। ये यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर है जो 21, 22 वाला ईयर है।
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के डेज 66, सबसे ज्यादा काम का ये होता है 66। चलो शुरू करते हैं। अभी मेन स्टेटमेंट, अभी तो आंसर शुरू करना बाकी है बेटा। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर में कितने दिन था इंडिया में? 66 डेज था, राइट। ये हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया। प्रीवियस ईयर मतलब 21-22, तो 21-22 में ये आदमी 66 डेज इंडिया में था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Was he present in India for 182 days or more during previous year? क्या ये आदमी 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में था? तो एक्चुअली ये इंडिया में था 66 डेज, तो हमारा आंसर आएगा नो। ये इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं था। तो क्वेश्चन 1 में आ गया नो। जब 1 में नो आ जाता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं 2A 2B। क्या ये आदमी Was he present in India for 60 days or more during previous year? तो प्रीवियस ईयर में कितने डेज था? 66 डेज था। प्रीवियस ईयर मतलब 21-22। क्या ये आदमी प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में था? तो ये था 66 डेज, तो हमारा आंसर आया यस। लेकिन अगर 2A यस आया तो फाइनल आंसर यस नहीं होता है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इज द कंडीशन फुलफिल्ड में 2 कॉलम बनाए हैं, एक इनर कॉलम बनाया है, एक आउटर कॉलम बनाया है। एक इनर कॉलम और आउटर कॉलम। पहले 2A में यस आया, अभी अगर 2B में यस आएगा, 2A 2B दोनों में यस आएगा, तो मैं आउटर कॉलम में यस लिखूंगा। अब 2B क्या होता है? 2B होता है was he present in India for 365 days or more during 4 years preceding previous year। अब preceding previous year मतलब क्या, आप सुनना ध्यान से। एक preceding previous मतलब क्या, मैं ईयर वाइज डेट वाइज लिख के बता रहा हूँ। 1 2 3 4। हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, तो उसके ऊपर वाला कौन सा साल आएगा? 20-21। उसके ऊपर कौन सा साल आएगा? 19-20। उसके ऊपर कौन सा साल आएगा? 18-19। उसके ऊपर कौन सा साल आएगा? 17-18। इसको बोलते हैं 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर है 21-22, तो उसके 21-22 को छोड़ के उसके ऊपर वाले 4 साल 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, प्रीवियस ईयर को छोड़ के इन 4 साल में कितने दिन वो इंडिया में था, वो हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करके रखा है। 17-18 से शुरू करते हैं। 4 PPY 17-18 ये रहा। देखो 17-18 में था ये 365, फिर 18-19 में 1, फिर 19-20 में 154, पहले 365, फिर 1, फिर 154, फिर 0, राइट है। 17-18 से लेकर 20-21 तक ये 4 साल मेरे को चाहिए, इनको बोलते हैं 4 PPY। 365, 1, 154 और 0। 365, 1, ये रहा। 365, 1, 154 और 0। 365, 1, 154 और 0। इनका टोटल होता है चारों का 520 डेज। इन चारों का टोटल होता है 520 डेज। तो क्या ये आदमी 365 डेज और मोर इन इंडिया था ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके ऊपर वाले 4 साल। क्या ये आदमी 365 डेज और मोर इंडिया में था? तो हमारा आंसर है 520। हाँ, ये 365 डेज से ज्यादा इंडिया में था। अब 2A में भी ऐसा आ गया और 2B में भी ऐसा आ गया, दोनों में ऐसा आ गया, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे यस। अभी 3A, was he present in India for at least 2 out of 10 years preceding previous year? Was he a resident in India? क्या ये इंडिया का रेसिडेंट था in 4 years preceding previous year? तो इसका आंसर है बेटा 3A का आंसर ऑलवेज यस होता है। 3A is always yes without any calculation. It is always yes. 3A, ठीक है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमेशा सीधा ये ऐसे ही लिखना होता है। अब was he present in India? Was he present in India? 3B की बात कर रहा हूं मैं। For 730 days or more during 7 years preceding previous year। तो 7 years preceding previous year कौन से होते हैं वो बता रहा हूँ। 7 years preceding previous year, तो मैं यहाँ पे ईयर्स लिख के बताता हूँ आपको। ये आएगा, यहाँ पे आएगा 16-17, इसके ऊपर आएगा 15-16 और इसके ऊपर आएगा 14-15। इसको बोलते हैं 7 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर था हमारा 21-22,
उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले 7 साल। तो 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 और 20 21। तो इसका हम लोग काउंट करेंगे टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है हम काउंट करेंगे 14 15 से लेकर। अब एक्चुअली 14 15 तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ ही नहीं है 14 15, तो 14 15 तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। 14 15 तो मैं 14 15 के नंबर ऑफ डेज लिखूंगा 0, क्योंकि अमेरिका का सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है, पहली बार इंडिया में आया है। तो 14 15 में ये इंडिया में था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, 14 15 में इंडिया में नहीं था। फिर 15 16 में 366, 16 17 में 365, 15 16 से शुरू करते, 15 16 में 366, तो 15 16 में 366, 16 17 में 16 17 में 365 और 17 18 में भी 365, 16 17 365, 17 18 365, 18 19, तो 18 19 में ये एक ही दिन इंडिया में था, ये रहा 18 19 1 डे, 1 फिर 154 फिर 0, 1 154 और 0, 1 154 और 0। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल 730 से ज्यादा आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, 730 से ऊपर होना चाहिए। 1251 डेज, 1251 डेज तो 730 से ज्यादा हुआ, तो हमारा आंसर आएगा यस। अब 3A इज ऑलवेज यस, 3A इज ऑलवेज यस, और 3B इस क्वेश्चन में यस आ रहा है। इफ 3A and 3B both are yes, then we can say whole question 3 is yes। ठीक है, तो अगर दोनों में से किसी एक में भी नो आता है तो नो हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में यस आया तो यस होगा। तो 1 में आया नो, फिर हमने चेक किया 2A 2B, 2A 2B दोनों में यस आया तो हमने लिखा यस। फिर हमने चेक किया 3A 3B, 3A 3B दोनों में यस आया तो हमने लिखा यस। तो अगर 2A 2B दोनों में यस आ गया, 3A 3B दोनों में यस आ गया, तो इस आदमी का स्टेटस हुआ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर महेश फॉर द असेसमेंट ईयर, हमारा असेसमेंट ईयर है 22 23, राइट, हमारा असेसमेंट ईयर है 22 23, चेक करें, हाँ असेसमेंट ईयर है 22 23। So the residential status of Mr. Mahesh for the assessment year 22-23 is that of a resident and ordinarily resident। कोई कोई टीचर्स प्रोफेसर ऑर्डिनरी बोलते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कोई टीचर्स प्रोफेसर ऑर्डिनरीली बोलते हैं, एक ही बात है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये हमारा फाइनल आंसर, रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी है। ठीक है, और ये वर्किंग नोट्स मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से, थोड़ा लेंदी था मुझे पता है, बट इस टाइप के ही सम्स एग्जाम में आते हैं। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये क्वेश्चन, ये आंसर। देखो बेटा, लिखते रहो।